स्मॉल बिजनेस। बिजनेस का साइज स्मॉल हो या लार्ज हो, इसके बारे में डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं क्लासिफाई करने के, जैसे कि उसमें कितने लोग काम करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, या उसका सेल टर्नओवर कितना है, और भी कई बेसिस हो सकते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाई करती है स्मॉल इंडस्ट्री को प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के बेस पे। इससे रिलेटेड भारत सरकार ने MSME एक्ट 2006 पास किया, जो कि फोर्स में आया अक्टूबर 2006 से। हालांकि रिसेंटली अभी चेंजेस हुए हैं लिमिट्स में, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं इसमें क्या लिमिट्स हैं। इस एक्ट के अनुसार एंटरप्राइजेज को 2 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और ऐसे बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 3 हिस्सों में बांटा जाता है यूनिट्स को या एंटरप्राइजेज को, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में उस कैटेगरी को रखा जाएगा जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा नहीं हो, यानी कि 25 लाख तक हो सकता है। 25 लाख रुपीज़ तक अगर है, अप टू 25 लाख रुपीज़, तो माइक्रो। स्मॉल में रखा जाएगा अगर मोर देन 25 लाख प्लस होना चाहिए, 25 लाख प्लस, इससे ज़्यादा, लेकिन डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, यानी कि 25 लाख प्लस होना चाहिए अप टू 5 करोड़, तो वो स्मॉल। मीडियम में आ जाएगा अगर मोर देन 5 करोड़ होगा, यानी कि 5 करोड़ प्लस, लेकिन अप टू 10 करोड़, नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 10 करोड़, तो वो मीडियम। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो वो स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रहेगा, वो फिर लार्ज बिजनेस कहलाएगा। सर्विस इंडस्ट्री में भी इसी तरीके से क्लासिफिकेशन है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। सर्विस इंडस्ट्री में इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट है उसको देखा जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर जिस टाइप के भी इक्विपमेंट्स का यूज करता है उनको इसमें शामिल करेंगे इन्वेस्टमेंट को। माइक्रो में वो आएगा जहां पे इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 लाख रुपए तक। स्मॉल में वो आएगा जहाँ पे 10 लाख रुपए से तो ज़्यादा हो, मोर देन 10 लाख, लेकिन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम में वो आएगा जिसमें 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 5 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो स्मॉल की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि इस MSME में किसी में भी नहीं आएगा, वो लार्ज माना जाएगा। लेकिन न्यू क्लासिफिकेशन, नया वर्गीकरण, एज पर न्यू नोटिफिकेशन नंबर दिस और डेटेड 1 जून 2020, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस एंटरप्राइज है, कैसा भी है, उनको इस तरीके से क्लासिफाई अब किया गया है, माइक्रो में, स्मॉल में और मीडियम में। अब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस है, एक ही जैसी लिमिट्स हैं। इस अंतर को समाप्त कर दिया है कि कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है, उसको माइक्रो कहा जाएगा अगर उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट में और 5 करोड़ टर्नओवर है, यानी कि अगर इस लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो, 1 करोड़ तक हो, और टर्नओवर उसका यानी कि सेल और सर्विस है तो सर्विस का प्रोवाइडिंग, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है टर्नओवर तो उसको माइक्रो में रखा जाएगा। स्मॉल एंटरप्राइजेज, स्मॉल की कैटेगरी में रखा जाएगा अगर 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक हो, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर हो, जो पिछला लिमिट था उससे ऊपर हो,
लेकिन 10 करोड़ तक हो, और टर्नओवर 50 करोड़ तक हो, पिछले वाले से ऊपर हो लेकिन 50 करोड़ तक हो, तो स्मॉल में रखा जाएगा। मीडियम एंटरप्राइजेस, अगर 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक टर्नओवर है, तो इसको रखा जाएगा मीडियम में। और अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ऊपर चला गया या टर्नओवर उसका 250 करोड़ से ऊपर चला गया, तो फिर वो लार्ज बिजनेस में आ जाएगा, वो एमएसएमई के अंतर्गत नहीं रहेगा। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था उसमें 2 कैटेगरीज में पहले बांटते थे, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में, लेकिन अब ये क्लासिफिकेशन समाप्त कर दिया गया है। सभी तरह के बिजनेस 3 कैटेगरीज में रखा गया है। तीनों कैटेगरीज को फिर से समाप्त कर लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो स्मॉल में है 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, या तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो और या उसमें 5 करोड़ आपका टर्नओवर हो। 1 करोड़ और 5 करोड़ ये इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में, या ये टर्नओवर। अगर वो मीडियम है, स्मॉल है, ये अभी हमने जो देखा था ये मैक्रो था, मैक्रो का लिखा यहाँ पे, ये मैक्रो था। मैक्रो है तो 1 करोड़ और 5 करोड़, अगर स्मॉल है तो 10 करोड़ और 50 करोड़, और अगर मीडियम है तो 50 करोड़ और 250 करोड़। यानी कि यहां से देख लेंगे कि 1 into 5 है, ये भी 1 into 5 है, तो ये 10 into 5 है मतलब, और ये भी into 5 है। तो जो टर्नओवर है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं भी है, आप सीधा इन्वेस्टमेंट जितना है उसमें 5 into कर दोगे तो टर्नओवर याद रह जाएगा माइक्रो, स्मॉल और मिनी का। और इवन इन्वेस्टमेंट भी याद रखोगे तो 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। यानी कि 1 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल, 10 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम, और इनसे ऊपर है तो फिर वो लार्ज। विलेज इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं? विलेज इंडस्ट्री ऐसे किसी भी इंडस्ट्री को कहा जाएगा जिसका लोकेशन रूरल एरिया में हो, किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो, प्रोड्यूस करता हो कोई भी टाइप की गुड्स या कोई सर्विस प्रोवाइड करता हो, विद और विदाउट यूज ऑफ पावर, पावर का यूज करे या ना करे। अगर रूरल एरिया में है, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है तो उसको विलेज इंडस्ट्री माना जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो सेकंड वाली कंडीशन है, इसमें फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड और पर आर्टिसन और पर वर्कर, ये स्पेसिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विलेज इंडस्ट्रीज के लिए टाइम टू टाइम। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सरकार जितना पर हेड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रखती है फिक्स्ड कैपिटल का, उतना अगर है तो उसको विलेज इंडस्ट्री कहा जाएगा। अब विलेज इंडस्ट्री कहने का केवल ये है कि उसको विलेज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सरकार कुछ राहत देती है, तो अगर कोई इंडस्ट्री इस क्राइटेरिया में फिट हो जाती है तो उसको वो राहत मिल जाएगी। ऐसे ही कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? इनका साइज काफ़ी छोटा होता है। कॉटेज इंडस्ट्री को रूरल इंडस्ट्री भी कहते हैं और इसके अलावा इसको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से डिफाइन नहीं होती हैं, इसमें ये नहीं देखा जाता कॉटेज इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है। इनकी जो फीचर्स हैं इनसे इसकी पहचान कर सकते हैं हम। ये इंडिविजुअल्स के द्वारा यानी कि व्यक्तियों के द्वारा बहुत छोटे लेवल पे प्राइवेट रिसोर्सेज से लगाई जाती हैं। नॉर्मली फैमिली लेबर यूज होती है, जैसे किसी गांव में बहुत छोटे लेवल पे बढ़ई का काम, लोहार का काम। लोकली अवेलेबल टैलेंट यानी कि कोई हाई फाई टेक्निक नहीं होती है, लोकली जो लोगों के पास स्किल्स या टैलेंट होते हैं उनसे काम करते हैं। इसमें सिंपल इक्विपमेंट्स का वो इस्तेमाल करते हैं। साधारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है, स्मॉल होता है, और सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं। नॉर्मली अपने स्वयं के प्रेमाइसेस में, ज़्यादातर लोग घरों में इस काम को करते हैं अपने में, और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इंडिजिनस का मतलब होता है जो उनके पूर्वजों से देसी स्तर पे प्राप्त हुई उनको, उसी से वो काम करते हैं। तो गांव देहात में इस टाइप के कॉटेज इंडस्ट्री हमको मिल जाएंगे देखने को। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया,
भारत के संदर्भ में स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है इंडिया में? सबसे पहला बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि स्मॉल बिजनेस का साइज छोटा होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इंडिया में किसी भी एरिया में इनको स्टार्ट किया जा सकता है, इसलिए रीजनल डेवलपमेंट में ये मददगार होते हैं। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में, क्योंकि जो लार्ज इंडस्ट्री होती है उसके बारे में ये पाया जाता है कि वो एक जगह पे कंसंट्रेशन की उसकी प्रवृत्ति होती है, लगभग जिस स्टेट में बढ़ने लग जाएगी लार्ज इंडस्ट्री उसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक सिटी के आसपास बढ़ने लग गई तो वहीं बढ़ जाएगी। लेकिन स्मॉल बिजनेस के बारे में ऐसा नहीं है, उसको लोकल लेवल पे भी बनाया जा सकता है। ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है और कैपिटल इंटेंसिव कम होती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि ज़्यादातर काम लेबर से किया जाता है स्मॉल बिजनेस में, क्योंकि इनके पास टेक्निक हाई फाई नहीं होती है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं अपनाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं जिसमें मशीनी काम ज़्यादा होता हो, लेबर कम यूज होती हो, और लेबर इंटेंसिव उसको कहते हैं जिसमें ज़्यादा काम लेबर से होता हो और कैपिटल यानी कि जो मशीन से टेक्निक है उनकी ज़रूरत कम हो। तो इसका फायदा ये मिल जाता है इंडिया के संदर्भ में, इसका फायदा ये है क्योंकि भारत में काफ़ी पॉपुलेशन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो स्मॉल इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी हद तक कवर करने में मदद कर सकती है। सप्लाई एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इंडिया में एनॉर्मस यानी कि प्रचुर मात्रा में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कराता है स्मॉल बिजनेस। प्रोड्यूस करता है सिंपल प्रोडक्ट बनाता है स्मॉल बिजनेस जिसमें साधारण टेक्नोलॉजी का यूज होता है, और ये डिपेंड करता है लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज पे, यानी कि देश में ही जो रिसोर्सेज अवेलेबल उन्हीं पे डिपेंड करता है, तो इससे जो देश के रिसोर्सेज हैं उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। प्रोवाइड करता है एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि लार्ज बिजनेस के लिए काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है, हाई टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन स्मॉल बिजनेस कम से कम कैपिटल में भी चलाया जा सकता है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती हैं, मतलब स्मॉल लेवल पे भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन, इसमें कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो जाता है क्योंकि टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। क्विक एंड टाइमली डिसीजन, स्मॉल बिजनेस में जनरली छोटे लेवल पे होते हैं, ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो सोल ट्रेडर यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में रहते हैं, इसलिए इनके डिसीजन टाइमली और जल्दी हो सकते हैं, इनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है डिसीजंस के लिए। प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो क्या है? मेजर प्रॉब्लम्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, क्योंकि स्मॉल लेवल पे जो बिजनेस होते हैं जनरली या तो वो एक व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं या पार्टनरशिप वगैरह में होते हैं, तो वहाँ पे सफिशिएंट फाइनेंस उनको नहीं मिल पाता है। कॉस्टली प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर इनको रॉ मटेरियल लाना होता है तो इनको महंगा पड़ता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस है तो ये बड़ी बार्गेनिंग नहीं कर सकता है सप्लायर्स के साथ, जिस रेट पे मिलेगा उस पर इनको लेना पड़ जाता है। मैनेजरियल स्किल्स इनकी पुअर रहती हैं, क्योंकि स्मॉल लेवल है, कम कैपिटल है, तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपने यहाँ नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी मैनेजरियल स्किल्स भी कम रहती हैं। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हाई सैलरीज, इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकली या प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों को ये अपने काम पे नहीं रख सकते हैं, ये भी एक इनकी प्रॉब्लम है या लिमिटेशन है। पुअर मार्केटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी नहीं होती हैं, इनकी मार्केटिंग पुअर रहती है। लो क्वालिटी, क्योंकि हाई टेक्निक नहीं रहती है तो पुरानी जो टेक्निक है उसी से काम करते हैं, इसलिए इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी लो रहती है, अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। ऑपरेट बिलो फुल कैपेसिटी, ये अपनी जो पूर्ण क्षमता है उस पर काम नहीं कर पाते हैं, तकरीबन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, क्योंकि कारण वही है कि इनके पास ट्रेनिंग्स की या बाकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की कमी रहती है। यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इनकी टेक्नोलॉजी जो होती है वो देसी होती है और आउटडेटेड होती है, पुरानी हो चुकी टेक्निक्स का ही ये यूज करते हैं। ग्लोबल कंपटीशन, अगला प्रॉब्लम इनके सामने होता है कि ये तो स्मॉल लेवल पे बिजनेस करते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, लेकिन कंपटीशन इनको मार्केट में उन संस्थाओं से करना होता है जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। तो ग्लोबल लेवल पे भी कंपटीशन, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी भी किसी भी देश में आती हैं, तो उन सब से भी इनको कंपटीशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को सरकारी सहायता, क्योंकि किसी भी देश में खास तौर पे हमारे जैसे देशों में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है, वहाँ पे सरकार चाहेगी कि स्मॉल बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिले। तो इसलिए भारत में
गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्मॉल इंडस्ट्री को, कई तरह की सपोर्ट देती है। मेनली दो हिस्सों में उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और इंसेंटिव। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होती है कि जब सरकार इंस्टीट्यूशंस बनाती है, संस्थाएं बनाती है जो स्मॉल इंडस्ट्री में वो मदद करेंगे, और इंसेंटिव का मतलब होता है जब डायरेक्ट सरकार उनको कोई इंसेंटिव देती है, या तो मोनेटरी या नॉन मोनेटरी। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में कई तरह की इंस्टीट्यूट्स बनाई हैं सरकार ने, और पुराने समय से लेकर अब तक जो मेजर इंस्टीट्यूट्स बनाए सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में सरकार के द्वारा रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। यह सपोर्ट करता है स्मॉल इंडस्ट्री के साथ साथ रूरल आर्टिसंस को भी, रूरल इंडस्ट्री को भी, कॉटेज इंडस्ट्री को भी और एग्रीकल्चर को भी। यह प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग और काउंसलिंग प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता है रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो रूरल एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, RSBDC। रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर स्पॉन्सर किया गया नाबार्ड के द्वारा ही। यह वर्क करता है सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के लिए, यानी कि जो लोग पिछड़े हुए हैं इकोनॉमिकली या सोशली, उनको मदद करता है इंडस्ट्री में लाने के लिए। ये हेल्प करता है लार्ज नंबर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ एंड वुमेन, इन सब की ये मदद करता है। और ये कई क्षेत्रों में काम करता है। ये कवर करता है बहुत सारे ट्रेड्स को, जैसे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, सॉफ्ट टॉयज मेकिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, कैंडल मेकिंग, इंसेंस स्टिक मेकिंग, टू व्हीलर रिपेयरिंग, सर्विसिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और नॉन कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल। तो बहुत सारे बिजनेसेस के लिए सपोर्ट करता है अनएम्प्लॉयड यूथ को और वुमेन को। नेक्स्ट नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, NSIC। यह एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया 1955 में गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका काम है प्रमोट करना, ऐड करना और ग्रोथ को फोस्टर करना, गति देना स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के को कंट्री में। ये सप्लाई करता है इंडिजिनस और इंपोर्टेड मशीन, यानी कि इंडिजिनस का मतलब हो गया कि देश में बनी हुई मशीनें भी ये सप्लाई करता है, और विदेशों से इंपोर्टेड मशीन्स भी सप्लाई करता है संस्थाओं को, स्मॉल बिजनेस को, उनके डेवलपमेंट के लिए हायर परचेज टर्म पे। ये हेल्प करता है स्मॉल बिजनेस की प्रोक्योर करने में, सप्लाई करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में इंडिजिनस और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल भी दोनों तरह का, घरेलू भी और विदेशी भी प्रोवाइड कराता है। ये हेल्प करता है एक्सपोर्ट करने में, प्रोडक्ट्स को, स्मॉल बिजनेस के जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करने में मदद करता है और एक्सपोर्ट वर्दीनेस डेवलप करता है। यह प्रोवाइड करता है मेंटरिंग और एडवाइजरी सर्विसेज, यानी कि ये मेंटर भी करता है संस्थाओं को, एडवाइस भी देता है, उनको परामर्श भी देता है। यह सर्व करता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के तौर पे, यानी कि नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है ये स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। यह अवेयरनेस क्रिएट करता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यानी कि नई टेक्निक से रूबरू कराता है संस्थाओं को और उनको प्रमोट करता है नई टेक्निक को यूज करने के लिए। ये डेवलप करता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स, ताकि जो संस्थाएं हैं वो नई टेक्निक रिसर्च भी करें और उसको प्राप्त भी करें। नेक्स्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। लार्ज सेक्टर के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या इंडस्ट्री होती है लार्ज सेक्टर की, उनके लिए एक संस्था बनी थी IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी की तर्ज पे स्मॉल बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए संस्था बनाई गई SIDBI, और इसको सेटअप किया गया था 2 अप्रैल 1990 को बाई एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है, यूपी में। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियसली, तो इसको नोट करके रखें, काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का। यह टॉप गवर्नमेंट बैंक है जो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट कई सारी स्कीम्स के लिए, और स्मॉल बिजनेस के क्रेडिट रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करता है। नेक्स्ट है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIC। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के तहत। यह एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर। KVIC का सोशल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए,
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना रूरल एरियाज में। इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रोड्यूस करना सेलेबल आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल बिक सकते हैं उनको प्रोड्यूस कराना इंडस्ट्रियलिस्ट से। इसके वाइडर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्रिएट करता है सेल्फ रिलायंस अमंगस्ट पीपल और बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और सेल्फ रिलायंस प्रोवाइड कराने के लिए ये काम करता है। स्कीम फॉर फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति नाम से ये स्कीम बनी। गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया एक फंड इसके लिए 2005 में, ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। इसका काम है टू फैसिलिटेट हायर प्रोडक्टिविटी एंड एनहेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करना ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को, आर्टिसंस को क्लस्टर्स में, ताकि वो क्लस्टर यानी कि समूह बना करके कॉम्पिटिटिव बने, और सपोर्ट प्रोवाइड करना उनके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल यानी कि लंबे समय तक वो अपने बिजनेसेस को चलाए रख सकें, और इकोनॉमी ऑफ स्केल प्रोवाइड कराना, क्योंकि क्लस्टर्स में काम करेंगे, ग्रुप बन जाएंगे, तो इनका जो स्केल है वो बढ़ जाएगा, बड़े लेवल पे इनका प्रोडक्शन हो सकेगा। प्रोवाइड करना सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें जो आर्टिसंस या रूरल एंटरप्रेन्योर काम करते हैं उनको सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, यानी कि वो लंबे समय तक एम्प्लॉयमेंट लेते रहें अपने एरियाज में, ट्रेडिशनल एरियाज में। नेक्स्ट है अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर। एस्पायर स्कीम लॉन्च की गई, एमएसएमई के मिनिस्टर थे उस समय कलराज मिश्र, 2015 में लॉन्च की गई। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे वो थे क्रिएट न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, नई जॉब क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर को बढ़ाना। ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फैसिलिटेट करना इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस को फॉर अनमेट सोशल नीड्स, यानी कि ऐसी नीड जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं उनको पूरा कराना। प्रमोट करना इनोवेशन, जिससे कि फर्दर स्ट्रेंथन कर सकें एमएसएमई सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस को। नेक्स्ट है रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, RWED। रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका एम है प्रमोट करना कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना। यह एम करता है, इसका उद्देश्य है एनकरेज करना और सपोर्ट करना एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स रूरल पीपल और वुमेन्स में। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, DICs। DIC की स्थापना की गई 1 मई 1978 को, एक कॉन्सेप्ट आया। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसका काम होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉब्लम्स को देखना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपोजिट मैनर में, सामूहिक तौर पे, यानी कि चाहे जितनी भी स्कीमें, जितनी भी संस्थाएं हैं, एक तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो भी स्कीम्स काम करती हैं, सेंटर की हो स्टेट की हो, एक तरह से ये उन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जो सबकी देखरेख करता है। इसका काम होता है आइडेंटिफाई करना सूटेबल स्कीम्स को, फिजिबल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, क्रेडिट के लिए अरेंज कराना, मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए अरेंज कराना, रॉ मटेरियल का प्रोविजन कराना और बाकी एक्सटेंशन सर्विसेज देना। मेनली एक डिस्ट्रिक्ट में जिस इंडस्ट्री की संभावनाएं उनको तलाशते हैं ये, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की हर तरीके से मदद करते हैं। तो ये तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थी सरकार की। अब देखेंगे इंसेंटिव्स। इसमें सरकार सीधे इनको प्रेरणा देती है किसी टाइप की, टैक्स हॉलीडे, जैसे 5 या 10 साल के लिए टैक्स छूट कर देती है किसी पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट के लिए स्मॉल बिजनेस को। प्रेफरेंसेस गवर्नमेंट परचेजेज, जो सरकारी खरीद होगी उसमें सरकारी खरीद में स्मॉल बिजनेस को प्रेफर करना, तो उससे सामान खरीदना। प्राइस प्रेफरेंस, प्राइस से रिलेटेड, यानी कि जो इनको कई तरह के प्राइसेस में छूट देना, राहत देना। और रॉ मटेरियल सप्लाई कराना इनको प्रायोरिटी बेसिस पे। एक्साइज ड्यूटी बैक, अगर स्मॉल बिजनेस प्रोडक्शन का काम करता है तो जो एक्साइज ड्यूटी होती है उन पे वापस कर देना।
आरबीआई क्रेडिट गारंटी स्कीम, इनको क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए बड़ी संस्थाओं से आरबीआई ऐसी स्कीम चलाता है जिसमें गारंटी प्रोवाइड कराता है आरबीआई, उसके बेस पे इनको क्रेडिट मिल जाता है, उधार मिल जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय मदद करना डिफरेंट टाइप से, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनको टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराना।